तो कैसे हो मेरी जान। आज हम लोग पढ़ने वाले उत्तक चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जंतु उत्तक। देखो, पिछला क्लास में हम लोग पादप उत्तक बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ चुके थे। आप लोग बताओ, क्लास पादप उत्तक का कर चुके थे ना आप लोग? यस या नो? जल्दी बताएं। अगर नहीं किया ना वो भी क्लास करना, क्योंकि पादप उत्तक काफी इंपोर्टेंट था। आज जो हम लोग करेंगे जंतु उत्तक वन शॉट रहने वाला है। एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरा देखना है इस क्लास को। तो चलो उत्तक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टिश्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। उत्तकों का अध्ययन करना मेरी जान, उत्तकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब। उत्तकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलो, अब आप लोगों का पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि जंतु उत्तक से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि देखो, कार्यों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सभी प्रकार के जंतु उत्तकों का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब यहाँ पे जो है ना, कार्यों के अनुसार कौन सा जो है ना सही मतलब जंतु उत्तक है। देखो, जंतु उत्तक को 4 भागों में बांटा गया था। कौन सा? एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो आप सभी को पता होगा 4 भागों में सबसे पहला एपिथेलियम है ना, उपकला जिसको कहते थे। क्या कहते थे? उपकला है ना, उत्तक। दूसरा बताए थे संयोजी उत्तक। क्या बताए थे? संयोजी। ठीक है। तीसरा बताए थे क्या? पेशी। पेशी ना। तीसरा बताए थे पेशी उत्तक। ठीक है, पेशी उत्तक। उसके बाद चौथा बताए थे तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका। ये 4 भागों में बांटा गया था मेरी जान। कितने भागों में? 4 भागों में। क्वेश्चन कहता है कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सभी प्रकार के उत्तकों मतलब जंतु उत्तकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो उपकला है, पे संयोजी। लेकिन जनन कहां से आ गया? जनन उत्तक कहां से हो गया? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक। कंकाल उत्तक तो नहीं होगा। कंकाल खुद एक संयोजी उत्तक की बात है, यहाँ पे नहीं होगा। तो उपकला उत्तक है, पेशी है, ग्रंथि उत्तक। ये कहां से आ गया? अब देखो, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। सही जो निर्धारित करता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दूसरा। जंतु उत्तक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? अभी जस्ट बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? ये है तंत्रिका, ये है पेशी बोल सकते हो। ठीक है, ये आप लोग का एपिथेलियम ही हो सकता है। ठीक है, चलो, ये 4 प्रकार का आप लोग का हो गया। लो, सबसे पहला ये जो बोले थे अभी एपिथेलियम उत्तक। देखो यहाँ पे एडिपोज, ये बोल सकते हैं ना, एडिपोज भी कह सकते हैं इसको। तो कहता है एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम उपकला जिसको कहते हैं उपकला या एपिथेलियम। जो उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है? देखो, एपिथेलियमी उत्तक का कई सारे कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य यहाँ पे क्या होगा? देखो, जितने भी उत्तक बोलोगे ना, वो सुरक्षा प्रदान करता है। और ये त्वचा के बाहरी सतह पे पाया जाता है, कई कई जगह पाए जाते हैं। ये बोल सकते हैं सुरक्षा प्रदान करता है ना, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। किस चीज का काम करता है? प्रोटेक्शन। आप लोग यहाँ पे उपकला उत्तक के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि हमने एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उठा के लाया। कहां से? एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट उठाया। ये पॉइंट है कि जंतु उत्तक में पाए जाने वाले आवरण या संरक्षण प्रदान करने वाला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, आवरण और संरक्षण। संरक्षण प्रदान जो करता है वो कौन सा करता है? उपकला एपिथेलियम ही करता है ना। उपकला एपिथेलियम शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकने का काम करता है। और यहाँ पे देखो, ये विभिन्न शरीर तंत्र को अलग अलग रखने के लिए अवरोध पैदा है। और इसका मुख्य कार्य देखो, त्वचा, मुख की अंदरूनी परत जो होता है, मुख का जो आंतरिक परत होता है उसका परत बनाने में मदद करता है। कौन? उपकला उत्तक। और बात करते हैं रक्त की, है ना, रक्त वाहिनियों का आंतरिक परत बनाने में मदद करता है। और फेफड़ा का जो वायु कोष्ठ होते हैं इस प्रकार से, वहां पे भी पाए जाते हैं उपकला। ये क्वेश्चन पूछते हैं कहां कहां पे उपकला एपिथेलियम पाए जाते हैं। ये याद रखना, वृक्क जो नली होते हैं, वृक्क जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, उसके नली पे पाए जाते हैं। आप लोग वायु मतलब रक्त वाहिनी मतलब वाहिकाओं की आंतरिक परत में, फेफड़ों की वायु कोशिका मतलब एल्वियोली जिसको कहते हैं। ठीक है, और वृक्क नलिकाएं में पाए जाते हैं क्या? उपकला एपिथेलियम। ठीक है, उपकला एपिथेलियम में पाए जाते हैं ये सभी अंग में। आप लोग को याद रखना। और जो उपकला एपिथेलियम होते हैं ना, इसके बीच जो ना, ये ऐसे सटल फटल रहता है। ये जो रहते हैं उपकला, बोल सकते हैं क्या रहता है? ऐसे सटल फटल। ठीक है, उपकला एपिथेलियम आपस में क्या होते हैं? देखो, ये जो फटल फटल रहता है, ऐसे सटल फटल रहते हैं। ठीक है, आपस में फटल फटल रहते हैं, तो फतत परत है ना। उपकला एपिथेलियम की कोशिकाएं बहुत ही सघन रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब ज्यादा सघन रूप से जुड़ा हुआ रहता है और सतत परत बनाते हैं। और इन कोशिकाओं के बीच केवल बहुत ही कम सीमेंट मतलब सीमेंट पदार्थ होता है। लगभग कोई अंतर कोशिकीय स्थान मतलब इसमें कोई भी खाली जगह नहीं होता, बिल्कुल ही सटा फटा होता है।
एपिथेलियमी उत्तक, ठीक है। अब देखो, इसलिए शरीर के अंदर प्रवेश करने व बाहर निकालने वाले पदार्थ को कम से कम एक परत उपकला उत्तक को पार करना पड़ता है ना। उपकला उत्तक को पार करना ही पड़ता है शरीर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये शरीर के सबसे बाहरी त्वचा जो होता है वहां पे पाए जाते हैं। चलो, उपकला उत्तक की कहानी खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं, अब अगला टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक होगा मेरी जान, अगला टॉपिक पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा है ना उपकला उत्तक का लक्षण नहीं है। देखो, अभी जस्ट बताया थे उपकला उत्तक के बारे में कई सारे बातें बता चुका हूं, तो यहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला लक्षण, कोशिका का एक निरंतर सीट होता है। क्या सीट की तरह होता है? बिल्कुल साइट होता है। कोशिका में कोई अंतर कोशिका बिल्कुल नहीं होता, कोई भी अंतर कोशिका स्थान नहीं होता है। ये बातें भी बिल्कुल सही है। त्वचा हो गया, विरिकक नलिका हो गया, उपकला उत्तक से बनी होती है, बिल्कुल बनी होती है। कोशिकाएं शिथिल रूप में होते हैं, बट यहाँ पे कह रहा है कोशिका एक निरंतर सीट बनाती है, निरंतर सीट नहीं बनाता है ना, ये शायद कोशिकाएं शिथिल के रूप में होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन उपकला उत्तक का लक्षण नहीं पूछ रहा है। देखो, ये दोनों तो लक्षण है, बाकी ये जो कह रहा है कोशिका एक निरंतर सीट बनाता है, अभी जस्ट आप लोग को बताए थे अमृत बैनर बनाते हैं उपकला उत्तक, ठीक है। सतत परत बनाती है, परत तो बनाती है कह रहा क्वेश्चन उपकला उत्तक की कोशिका बहुत सघन के रूप में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, जो एक सतत परत बनाती है ना, परत बनाती है। यहाँ पे कहता है शिथिल रूप में व्यवस्थित। शिथिल मतलब शिथिल मतलब यहाँ पे लूजली मतलब ढीला। यहाँ पे इंग्लिश जब पढ़ोगे ना, सेल्स आर लूजली अरेंज। क्या ढीला रहता? नहीं, ये टाइटली रहता है। क्या रहता है? टाइटली। तो ये जो क्वेश्चन था, कोशिका एक निरंतर सीट के रूप में रहता है, ये बातें भी सही है, बट लूजली नहीं बनता रहता, ये टाइटली बनती रहता है। इंग्लिश वर्ड भी कभी कभी आपका काम आ जाता है। यहाँ पे देखो ना, कोशिकाएं शिथिल के रूप में, शिथिल हिंदी में क्या होता है मेरी जान, हिंदी में कभी क्वेश्चन है ना, हिंदी में कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इंग्लिश का एक ही मीनिंग होता है, लूजली बंधा नहीं होता, ये टाइटली होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना गलत है। यहाँ पे कहा कौन सा उपकला उत्तक संबंधित लक्षण नहीं है, यही वाला जो नहीं है, लूजली नहीं होता, टाइटली रहता है। चलो, 5 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब पूरा शांति से देना। निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक की एक विशिष्ट विशेषता, फिर से वही क्वेश्चन लग रहा है क्या, विशिष्ट विशेषता नहीं है। उपकला उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये उपकला उत्तक कोई अंतर कोशिका स्थान नहीं होता। ये बातें भी सत्य है, कि कोई भी इसमें अंतर कोशिका स्थान नहीं पाया जाता, मतलब बिल्कुल ही पूरा अरेंज रूप से बंधा हुआ था, टाइटली रूप से, है ना। शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं के कवर करता है, बिल्कुल अधिकांश अंग और गुहा को कवर करता है। कसकर पैक होती है, बिल्कुल कसकर पैक तो रहता है। एक सेलुलर गैर रेशे बेसमेंट झिल्ली द्वारा अंतर्निहित, गैर रेशे मतलब गैर पूछ रहा है, यहाँ पे गैर कर दिया ना, अनडार्ली, ये नहीं, देखो गैर रेशा नहीं होता है, ये सेवन झिल्ली से रहता है, लेकिन गैर रूप से नहीं रहता है, अलग किया जाता है, गैर रूप से नहीं होगा। तो ये बातें गलत कह रहा है यहाँ पे, यहाँ कहा ना नॉन फाइबर बेसमेंट। देखो, इसके लिए भी मैं एक पॉइंट लाया हूं, यहाँ पे देख सकते हो, नॉन फाइबर मतलब नहीं कहा गया, लेकिन ये जो कहता है ना, यहाँ पे कहते हैं नॉन फाइबर बेसमेंट रिम, है ना। इंग्लिश में देखोगे तो एक सेलुलर गैर रेशेदार बेसमेंट झिल्ली द्वारा अंतर्निहित उत्तक से अलग किया जाता, नहीं किया जाता। यहाँ पे नॉन कर दिया, नहीं, गैर वाला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उपकला उत्तक की कोशिका है कसकर पैक्ड रहती है, ये तो बिल्कुल बात है, ये कसकर पैक्ड रहती है निरंतर सीट रूप में। इसके बीच केवल थोड़ी मात्रा में सीमेंटिंग पदार्थ होता है, लगभग कोई अंतर कोशिका स्थान इसमें नहीं रहता। अंतर कोशिका स्थान मतलब इसमें बेसमेंट झिल्ली रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कह रहा है कि शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले, बाहर निकलने वाले किसी भी वस्तु का कम से कम उपकला उत्तक एक परत को पार करता है। कोई भी पदार्थ अगर शरीर से बाहर निकलना हो या प्रवेश करना हो, तो कम से कम एक बार उपकला उत्तक में पार करना पड़ेगा। अब देखिए, इसलिए उपकला उत्तक की कोशिका है कि पारगम्यता विभिन्न उपकलाओं के शरीर और बाहरी वातावरण के बीच तथा शरीर के विभिन्न भागों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान को नियंत्रण करता है। यहाँ पे देखो, चाहे उपकला उत्तक का कोई भी प्रकार उपकला उत्तक का हो, ये समांतर नीचे के उत्तक मतलब कनेक्टिव टिश्यू
से एक बाह्य कोशिकीय रेशेदार बिस्मेंट झिल्ली द्वारा अलग होता है। बाह्य कोशिकीय रेशेदार बिस्मेंट झिल्ली द्वारा अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन क्या कहा था, रेशेदार ना कह करके गैर रेशेदार कह दिया। मतलब गैर मतलब नन, मतलब नहीं वाला, ये होते हैं बट गैर रेशेदार झिल्ली द्वारा अलग होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखो ये नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से नहीं होगा, एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से आपका नहीं होगा, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। इसलिए मैं जो हूं ना एनसीईआरटी बुक का कहीं कहीं से जो कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी करता जा रहा हूं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उपकला मतलब एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, चलो कसकर पैक्ड रहते हैं, निरंतर सीट के रूप में रहता है, और बिस्मेंट झिल्ली होते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता है, कम सीमेंटिंग पदार्थ होते हैं, और कार्य इसका महत्व कार्य क्या है, पदार्थ के आदान प्रदान का नियंत्रण और शरीर की सुरक्षा और कहता है छन्ना और अवशोषण में सहायता करता है, और कई सारे अंग में पाए जाते हैं। आपको पता होगा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक का स्तर नहीं होता है, मतलब इसमें से कौन सा है जो उपकला उत्तक का स्तर नहीं है। अभी जस्ट आप लोग बताए कहां कहां पाया जाता है उपकला उत्तक। क्या त्वचा जो हमारे स्किन होते हैं, शरीर जो होते हैं, क्या उपकला उत्तक पाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल पाए जाते हैं। स्त्रीकृत उपकला उत्तक यहाँ पाए जाते हैं, ये तो सही बातें हैं। क्या किडनी विरिकग नलिका, अभी जस्ट आप लोगों को हमने यहाँ पे बताया था ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे आप लोग को बताया था ना कि त्वचा में पाया जाता है ना, मुख की अंदरूनी परत में पाया जाता है, रक्त वाहिनी में पाया जाता है, फेफड़ों की वायु कोश मतलब एल्वियोली में पाए जाते हैं, और विरिकन कौन सा एपिथेलियमी उत्तक यहाँ यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता चुका था, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ये तो हो गया, होगा ही पाया यहाँ का नहीं। क्या रक्त में नहीं, रक्त एक प्रकार का ये संयोजी उत्तक बोल सकते हैं, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फेफड़ों की कुपिका जो एल्वियोली होते हैं उसमें पाए जाते हैं। बट कहा कि निम्न में से कौन सा उपकला उत्तक का उत्तक द्वारा अस्तर मतलब अस्तर नहीं होता, ये कौन नहीं होता है, तो हम लोगों का ब्लड नहीं होता है। ठीक है, ब्लड नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मतलब किस जंतु उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है। देखो चपटी जो कोशिका होती है किसमें होता है, तो ये जो होगा ये भी उपकला, क्या बोलोगे इसमें, उपकला तो कई प्रकार होते हैं। उपकला का क्या प्लाज्मा कोशिका में, या फिर स्केमस उपकला, बिल्कुल स्केमस उपकला जो होता है ना एपिथेलियम, स्केमस उपकला की जो होते हैं ये चपटी रूप में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। स्केमस उपकला जो होते हैं ना वो चपटी कोशिकाएं होती है। स्केमस जो उपकला उत्तक होते हैं, स्केमस उपकला उत्तक, उसकी जो कोशिका होती है आपस में क्या होती है, इस प्रकार से सीट के रूप में चपटी होती है। कोई कोई उपकला उत्तक आप लोग देखेंगे ऐसे खंभाकार होता है, मतलब घनाकार होते हैं, क्यूबाइडल होते हैं, उस अलग अलग प्रकार का था। जैसे ये घनाकार है, घन के आकार का, ये अलग होते हैं। लेकिन हम लोग पूछा गया चपटी कोशिका किसका होता है, वो स्केमस उपकला उत्तक का। स्केमस उपकला उत्तक का जो कोशिकाएं होते हैं चपटी होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो मेरी जान 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जवाब दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा उपकला उत्तक इस प्रक्रिया में मदद करता है। कौन सा प्रक्रिया, कि फेफड़ों के अंदर, जो फेफड़ा के अंदर होते हैं, हवा और रक्त के बीच गैसों का तेजी से आदान प्रदान होता है, वो किस उपकला उत्तक द्वारा। फेफड़ा के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस उपकला उत्तक द्वारा होता है। क्या सरल सल्की मतलब सरल सल्की मतलब यही सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, या फिर अस्त्रित सल्की उपकला, या पक्षमल वाला बोल सकते हो, पक्षमल स्तंभाकार उपकला, या घनाकार। यहाँ पे जो कह रहा है फेफड़ों के अंदर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कौन सा उपकला उत्तक इस प्रक्रिया में मदद करता है। कौन सा प्रक्रिया, फेफड़ा के अंदर हवा और रक्त के बीच गैसों का तेजी से आदान प्रदान। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्या दे सकते हो, बताओ तो क्या होगा इसका। सरल होगा ना, सिंपल स्क्यूमस, सरल सल्की उपकला उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, अस्त्रीकृत नहीं होगा, ये सरल ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो कहता है बाहरी त्वचा, जो हमारे शरीर की बाहरी त्वचा होते हैं, देख सकते हैं ना, ये शरीर की बाहरी त्वचा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे किस प्रकार का उपकला मतलब एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। उपकला का भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि घनाभाकार एपिथेलियम, अस्त्रीकृत, सरल सल्की, या फिर फतंबाकार। देखो हमारे जो बाह्य त्वचा में उपकला उत्तक तो पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कौन सा, अस्त्रीकृत, ये ऐसे भी बोल सकते हो अस्त्री है ना, कृत उपकला उत्तक, सॉरी कैसे अस्त्रीकृत मतलब सतरित, यहाँ पे सतरित
मतलब स्त्रीकृत बोल सकते हो, स्त्रीकृत, स्त्रीकृत ऐसे कुछ लिखा रहता है, स्त्रीकृत, ठीक है, एक बार देख लेना। तो स्त्रीत सल की उपकला, मतलब हमारे जो त्वचा होते हैं उसके बाहरी भाग में पाया जाता है स्त्रीकृत उपकला होता है ना, स्त्रीत उपकला उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 10वां नंबर। देखो ग्रसनली हो गया, मुंह की परत किससे ढकी होती है? जो मुंह की परत हो गया, और ग्रसनली बोल सकते हो, ग्रसनली, ये ग्रसनली, ठीक है, ये जो है होता है मुंह की परत, ये किस उपकला मतलब किस उत्तक से बना होता है? घनाभाकार होगा, स्केमस उपकला उत्तक, या फिर सिलिटेड कोलमर उपकला, या फिर ग्रंथि उपकला। देखो ये जो मुंह का होगा यहाँ भी जो है ना स्क्वेमस उपकला उत्तक पाया जाता है, स्क्यू है ना, स्क्वेमस उपकला उत्तक, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि 11वां। देखो 10 सवाल अभी तक कर चुका हूं, है ना। 10 सवाल में आप लोग कितने सवाल सही कर पाए, एक बार जल्दी बताओ। 10 सवाल में आप लोग कितने सवाल सही किए? देखो आप लोगों का एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उपकला उत्तक से ही पूछते हैं, मतलब एपिथेलियम। जैसा कि आप लोग का जंतु उत्तक 4 प्रकार होता है, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ज्यादा जो सवाल आते हैं एग्जाम में उपकला उत्तक से ही आते हैं, देख सकते हो सारा सवाल उपकला उत्तक से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक विरिकक नलिका, देखो विरिकक नलिका में उपकला उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा पूछ रहा है, और लार ग्रंथि की नलिकाओं की अस्तर बनने में मदद करता है। देखो विरिकक नलिका और लार ग्रंथि की जो अस्तर बनाता है, विरिकक ये जो नली देख रहे हो ना, यहाँ पे कौन सा होता है? क्यूबाइडल होगा, पक्षमल होगा, या फिर स्तंभाकार होगा? बताओ तो यहाँ पे कौन सा होगा? देखो निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक विरिकक नलिका, विरिकक की नली ये अस्त्रीकृत त्वचा हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा ना बाबू, ये कौन सा होगा? पक्षमल। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग का एक बार यहाँ पे देख सकते हैं उपकला तो हो गया। देखो अस्त्रीकृत जो होते हैं ना, अस्त्रीकृत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कि त्वचा और मुंह की गुहा ग्रसनली में जो पाए जाते हैं, ये क्या पाया जाता है? अस्त्रीकृत। और घनाभाकार जो होता है क्यूबाइडल एपिथेलियम, यह घन के आकार की कोशिकाओं के बनी होती है। और विरिकक देख सकते हो, विरिकक नलिका और लार ग्रंथि जो नलिका पाई जाती है वह घनाभाकार एपिथेलियम ही पाया जाता है। लार ग्रंथि क्यूबाइडल, ठीक है, बोल सकते हैं। यहाँ पे जो लार ग्रंथि पूछा गया था, लार ग्रंथि की नलिका और विरिकक जो होता है ना, वह घनाभाकार होते हैं, मतलब क्यूबाइडल ही एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन बाबू, ये सारा का सारा लाइन एनसीईआरटी से उठाया हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, विरिकक है, विरिकक नलिका और लार ग्रंथि नलिका में कौन सा? घनाभाकार। अब देखो सिली युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम है ना, सिलिटेड क्लूमर है ना, घनभाकार, सीधा बोलेंगे एक तो घनाभाकार हो गया, एक स्तंभाकार होता है क्लूमर एपिथेलियम। देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? श्वसन तंत्र में पाया जाता है, ठीक है, श्वसन तंत्र में। और क्या बोल सकते हो? म्यूकस को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। देखो स्तंभाकार जो होते हैं ना, कोशिकाओं की बनी, स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है जिनकी ऊपरी सतह पर सिलिया होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किसका ऊपरी सतह पर सिलिया होता है? कौन सा? स्तंभाकार एपिथेलियम। और ये कहाँ पाया जाता है? श्वसन तंत्र में पाया जाता है। और क्या काम करता है? म्यूकस जो होते हैं, बलगम बोल सकते हैं, उसको आगे भेजने में मदद करता है। और ग्रंथि उपकला, ग्रंथि उपकला जो होता है ग्लैंडर एपिथेलियम, कभी कभी उपकला उत्तक अंदर की ओर मुड़कर ग्रंथि बनता है। यह पदार्थ की स्रावन है ना, स्राव करता है। ये हमको दो याद रखना, स्त्रीकृत वाला जो कहाँ पे? त्वचा में पाए तो ऊपरी सतह, घनाभाकार जो विरिकक नलिका और लार ग्रंथि, और ये सिली युक्त स्तंभाकार जो पाए थे श्वसन तंत्र में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया आपका कि विरिकक और क्या हो जाएगा? ये घनाभाकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट। अगला क्वेश्चन है गुर्दे की नलिका, जो किडनी होते हैं उसके अगर, और विरिकक, वही बात, गुर्दा मतलब किडनी बोल सकते हैं। विरिकक नलिका और लार ग्रंथि की नलिकाओं की परत में मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है? तो देखो ये दोनों में क्या होता है? क्यूबाइडल होता है ना, क्यूबाइडल। घनाभाकार होगा, क्या होगा बाबू? घनाभाकार। अभी जस्ट बताए थे ना, यहाँ पे देख सकते घनाभाकार क्यूबाइडल एपिथेलियम जो लार ग्रंथि और विरिकक नलिकाओं पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्यूबाइडल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक अवशोषण के लिए विशिष्ट और आंत की आंतरिक सतह को अस्तर बनाता है? देखो जो हमारे आंत के अस्तर बनाने में मदद करता है, यहाँ पे कौन सा होगा? वहां पे होता है पक्षमल, पक्षमल ना, ये स्तंभाकार क्यूबाइडल तो नहीं होगा, स्त्रीकृत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो छोटी आंत अवशोषण में करता है, पक्षमल करता है ना, पक्षमल, ठीक है, पक्षमल एपिथेलियम क्या करते हैं बाबू? यहाँ पे आप लोग देख सकते पक्षमल होगा ना, स्त्रीकृत तो नहीं होगा। यहाँ पे शोषण तंत्र
ग्रंथि तो नहीं होगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, घनाभाकार। तो श्वसन तंत्र हो गया, चलिए तो यहाँ पे होगा हम लोग का पक्षमल, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, पक्षमल है ना, पक्षमल सिलिएटेड उपकला उत्तक, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अवशोषण के लिए विशिष्ट और आंत की आंतरिक सतह को अस्तर करता है, ठीक है। एक बार देखते रहना बाबू, वीडियो क्लियर जा रहा नहीं, बताओ। कल एक लड़का बोल रहा था कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा ललित जी, क्या मतलब वीडियो क्लियर नहीं आता है क्या, आप लोग बताओ तो। वीडियो क्लियर आता है, ललित कल कमेंट किया था सर वीडियो सही नहीं आता है, दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, इसको दिखाई अगर नहीं देता किसी को, ये जूम कर सकते हो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अगला नंबर 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया, अभी जस्ट बताया पक्षम जो पाए थे वो कहाँ पे, श्वास नली में है ना, पक्षमल, ठीक है। कहाँ पे पाया जाएगा, श्वास नली में, पेट की दीवार में, भोजन नली, ग्रस नली में, श्वसन मार्ग में। श्वसन मार्ग में जो सिलिया पाए, जो क्या कहते हैं, श्लेष्मा को वो आगे भेजता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन मार्ग के स्तर के साथ बलगम, बलगम मतलब ये म्यूकस की गति में मदद करता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ, बलगम की जो गति में मदद करता है कौन सा, ये बोल सकते हो कौन सा, पक्षमल है ना, पक्षमल यहाँ पे अभी जस्ट बताया था बलगम को, ठीक है। तो सिलिया मदद करता है वो बलगम, ठीक है, सॉरी श्वसन मतलब ये जो स्तंभाकार होगा ना, क्यूमुलर, म्यूकस को आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, म्यूकस मतलब स्तंभाकार, ठीक है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्तंभाकार, ठीक है, ये बाबू, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था अभी कि श्वसन मार्ग के स्तर में जो बलगम होता है उसको आगे करता है स्तंभाकार, तो यहाँ पे पक्षमल स्तंभाकार है, तो पक्षमल भी मार सकते हो, पक्षमल स्तंभाकार हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कहता है कि श्वसन मार्ग में स्तंभाकार उपकला उत्तक में सिलिया होते हैं, ये बात अभी जस्ट बताए थे। श्वसन मार्ग में जो होते हैं स्तंभाकार उपकला उत्तक में क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। इन सिलिया का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ये जो सिलिया होते हैं इस प्रकार से हम देख सकते हो, उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, बलगम म्यूकस को साफ करने के लिए उसे आगे बढ़ाना और धकेलना, बिल्कुल यही काम होगा, तो ऑप्शन ए होगा। मार्ग केवल ये तो नहीं, आगे क्या पढ़ना, ये ही ऑप्शन सही है, समझ में आया ना। अगला सवाल 16 नंबर हो गया। 17 नंबर सवाल जो कि पूछा हुआ 2025 के बोर्ड एग्जाम का था, ग्रुप डी के रेलवे में, कौन सा संयोजी उत्तक। अब देखो हम लोगों का यहाँ पे जो उपकला उत्तक था उसका प्रकार सब जो था, चारों प्रकार उपकला उत्तक के बारे में भी जस्ट पढ़े ना, यहाँ पे देखो पहला पढ़े थे उपकला उत्तक में घनाभाकार पढ़ लिया, स्तंभाकार पढ़ लिया, सरल सल्कीय पिथलियम पढ़ लिया, स्तरीकृत पढ़ लिया, ये चारों प्रकार को हम लोग पढ़ लिया, चारों प्रकार से क्वेश्चन भी कर लिए कहाँ कहाँ पे क्या पाया जाता है। अब जो अगला हम लोग पढ़ेंगे संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक भी आप लोग बताओ कितने प्रकार होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहते हैं ना, तो क्या करा कि प्रकार नहीं है, संयोजी उत्तक का प्रकार नहीं है। देखो संयोजी रक्त क्या संयोजी उत्तक है कि नहीं, बिल्कुल है, ये तरल संयोजी उत्तक है। हड्डी भी है संयोजी उत्तक। उपास्थि जो है ना, हड्डी का एक भाग होता है। तो उपकला तो पहले देखो, उपकला एक खुद अलग उत्तक था ना, अब उपकला यहाँ पे ये पूछा नहीं है, तो रक्त भी है, हड्डी भी है और उपास्थि भी है। अब उपास्थि देखो, इसको कार्टिलेज कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्टिलेज, जो नरम हड्डी होते हैं उसको कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि कोशिका है ना, और हड्डी भी होते हैं, ये संयोजी उत्तक जो काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक के प्रकार और उसके उदाहरण का सही मिलान है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उत्तक का प्रकार और सही मिलान देखना। यहाँ पे देखो पेशी उत्तक का मिलान है न्यूरॉन्स, क्या ये पेशी उत्तक है, न्यूरॉन्स। अगला उपकला उत्तक रक्त, क्या सही मिलान है, कहा कि सही मिलान ढूंढो, सही मिलान। क्या ये जो रक्त है ये उपकला उत्तक है, नहीं ये गलत है। तंत्रिका उत्तक क्या मांसपेशियां है, मांसपेशियां तंत्रिका उत्तक है, नहीं। संयोजी उत्तक क्या रक्त है, बताओ। क्या पेशी न्यूरॉन्स, ये खुद न्यूरॉन्स अलग चीज होते हैं। यहाँ पे जो सही जवाब होगा संयोजी उत्तक क्या है, रक्त है, बिल्कुल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन 18 नंबर, बिल्कुल समझ में आया, रक्त एक तरल संयोजी। कहा कि कौन उसके प्रकार और उदाहरण का सही मिलान है, तो ये सही मिलान था। अगला सवाल, यहाँ देखो कई सारे उत्तक आप लोग पढ़ा दिए थे, अस्त्री स्वल का, घनाभाकार, ये सब पढ़ा दिए थे। देखो घनाभाकार एपिथेलियम क्या होता है ये तो बता देते, वीडियो ने लिखा, ये एनसीईआरटी का पॉइंट लाल ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला फनयोजी, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक, यहाँ पे साफ सब लिखा हुआ है, रक्त एक प्रकार क्या है, संयोजी उत्तक है। और फनयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, इस अध्याय में शुरुआत इसका संकेत दिया इतना, ठीक है।
अब देखो संयोजी उत्तक की कोशिकाएं ढीली होती है, जबकि हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे उपकला उत्तक की जो कोशिका होता है वो कसकर बंधा हुआ था, और एक अंतर कोशिकीय आवाक में जुड़ी हुई होते हैं, चित्र में दिखा गया मैट्रिक्स होती है, और जेली जैसा द्रव घन सघन होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना, मैट्रिक्स भी होते हैं। चलो अब क्वेश्चन आ रहा है कि हड्डियों की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में जमी होती है जो बना होता है, जो हड्डी की जो कोशिका होती है ये कह रहा है कि मैट्रिक्स में जमी होती है, जो क्या कहता है कि वो बना होता है किससे, हड्डी की जो कोशिका होता है। सीधा बात पूछ रहा है हड्डी की कोशिका किसका बना होता है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग किसका बना होगा, फ्लोराइड और कैल्शियम का, कैल्शियम और फास्फोरस का, फास्फोरस और पोटेशियम। देखो पोटेशियम तो होगा नहीं, फास्फोरस होगा, फास्फोरस होगा और कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस और कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी। देखो एनसीईआरटी का मैं एक लाइन दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो अस्थि मतलब बोन मतलब एक संयोजी उत्तक है, हड्डी भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। यहाँ देखो अस्थि एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। यह शरीर की ढांचा प्रदान करता है, मांसपेशियों को सहारा देता है, शरीर के मुख्य अंगों की रक्षा करता है, और यह मजबूत तथा लचीला, मतलब कह रहा है यह मजबूत तथा लचीला न होने वाला उत्तक है ना। अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम और फास्फोरस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक से बनी कठोर मैट्रिक्स में जमी रहती है। तो क्वेश्चन वही पूछा गया था ना, किस मैट्रिक्स में, यहाँ पे हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में जमी होती है, जैसे क्या कहते हैं, मतलब समझ रहे हो जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना वो एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्ट लाइन उठा करके लाया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी बुक डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये लाइन जब पढ़ोगे ना आप लोग एनसीईआरटी बुक, वहां पे लिखा होगा अस्थि वाला में कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक से बनी कठोर मैट्रिक्स जमी होती है। यह मैट्रिक्स अस्थि को क्या करता है, कठोरता, और उसी में जो दो अस्थि एक दूसरे से एक विशेष प्रकार का संयोजी उत्तक जुड़ा होता है जिसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक होते हैं, लिगामेंट है। जब दो हड्डी आपस में जुड़ते हैं ना वो किससे जुड़ा होता है, लिगामेंट से। किससे जुड़ा होता है, लिगामेंट से। ये वाला लिगामेंट, ये सॉरी क्या लग ये देख रहे हैं मांसपेशी, ये उत्तक है संयोजी उत्तक, ये वाला यहाँ पे साइड में जो जुड़ा रहता है इसको कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, चलो, और लिगामेंट बहुत ही लचीला होता है, इसमें काफी मजबूती होते हैं। लिगामेंट अस्थियों को जोड़कर है ना ज्वाइंट की स्थिति प्रदान करता है। ये बातें क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, जो हड्डियों की कोशिकाओं एक मैट्रिक्स में जरा जमा रहता है जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, लाइक नहीं कर रहे आप लोग, लाइक कर देना। ठीक है, अगला सवाल है 20 नंबर। यदि अस्थि कोशिका की अधात्री मीन्स मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक पाए जाते हैं, कह रहा है कि मैट्रिक्स की कोशिका में जो कैल्शियम और फास्फोरस की यौगिक पाए जाते हैं तो उपास्थि की अधात्री मतलब उपास्थि के जो मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है। देखो अब बात करते हैं अस्थि में, तो हम लोग पढ़ लिए हैं क्या चीज पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। फिर कह रहा है उपास्थि जो होते हैं उपास्थि में क्या पाया, ये भी लाइन एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। प्रोटीन और शर्करा, प्रोटीन और वसा, कैल्शियम और शर्करा, फास्फोरस और शर्करा। ये जो होगा ना बाबू, प्रोटीन और क्या होगा बाबू, वसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उपास्थि। ठीक है, यह भी संयोजी उत्तक है जिसमें कैल्शियम एक दूसरे के जुड़े रहते हैं, और इस कठोर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और सॉरी यार यहाँ पे क्या बता देते हैं, अच्छा जी शर्करा होगा ना, सॉरी ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ना 20 का ए होगा, मतलब प्रोटीन और शर्करा। ठीक है, तो उपास्थि जो होते हैं उपास्थि का मैट्रिक्स किसका बना होता है, उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो शर्करा का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है पवन जी, ठीक है बाबू बता दो। चलो ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन और शर्करा। तो 20 क्वेश्चन अभी तक देखे, 20 में से आप लोग कितने जवाब सही किए ये भी बता दो। अब ये लाइन सब देख लो, स्नायु जो टेंडन कहते हैं, टेंडन क्या काम करता है, टेंडन क्या काम करता है इसको भी देख लो। टेंडन जो होते हैं ना, टेंडन जो होता है बाबू यह संयोजी उत्तक का प्रकार है जो मांसपेशी को हड्डी से टेंड जब गाड़ते हो उसमें एक टेंड मतलब लोहा का ऐसे रड रहता है, आप लोग पता होगा, उसमें ऐसे पर्दा का क्या रहता है, पर्दा रहता है, एक लोहा और ये पर्दा को मांस मान लेना, और लोहा मांस मतलब हड्डी और मांस को जोड़ेगा कौन, टेंड। टेंड नहीं करते आप लोग सरस्वती पूजा दीपावली में, ठीक है, इस प्रकार से टेंडर तो जुड़े रहते हैं। ये बहुत कम मैट्रिक्स होता है, ये रेशेदार मतलब फाइबर्स उत्तक होते हैं जिसमें बहुत अधिक शक्ति होती है परंतु लचीलापन सीमित रहता है। और उपास्थि बता दिए, यह संयोजी उत्तक है जिसका जो मैट्रिक्स होता है कठोर मैट्रिक्स है, प्रोटीन का बना होता है, किसका, प्रोटीन, और याद रखना शर्करा से बना होता है, किसका, प्रोटीन और शर्करा, उपास्थि का। ठीक है, याद रखना उपास्थि का जो मैट्रिक्स होते हैं प्रोटीन और शर्करा का बना होता है, और उपास्थि जोड़ों पर हड्डियों की सतह वो चिकना बनाता है, जैसे जहां जहां जोड़ा, और इसमें भी उपास्थि मतलब नरम हड्डी, यहाँ पे देखते ये चिकना प्रदान करता है। नाक बोल सकते हो, कान बोल सकते हो, ये सब नाक हो गया, कान हो गया, ये
ट्रेकिया हो गया आप लोगों का, यहाँ पे हड्डी की जोर पर जो हड्डी, मुलायम हड्डी नहीं करता, आप लोग मुर्गा खाए होंगे तो वहाँ पे कुछ कुरकुर वाला आवाज आता है, हड्डी मुलायम हड्डी होती है ना। नाक हो गया, श्वास मतलब कान हो गया, श्वास मतलब ट्रेकिया हो गया, कंठ मतलब लैरिक्स जो होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। और हम कान की उपस्थिति को मोड़ सकते हैं, परंतु बाहों की हड्डी को जो होते हैं ना, ये वाला बाहों हड्डी, उसको नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। अस्थि, अस्थि मतलब बता दिए थे ये किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस योगी का बना होता है, ये भी एक प्रकार का संयोजी है, ठीक है। अस्थि भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी है ना। उत्तक। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है बाबू, तभी बना पाओगे। ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है 21, कौन सा संयोजी उत्तक हड्डी के बीच के जोड़ों चिकना होता है। क्या कह रहा है कि कौन सा जो है ना संयोजी उत्तक, हड्डी, हड्डी देख रहे हो, ये हड्डी, हड्डी के बीच जो चिकनाहट पैदा करता है वो कौन सा उत्तक है, चाहे कान में हो, जोइन हो, श्वास नली में हो। तो कह रहा है कि और कान तथा श्वास नली मतलब ट्रेकिया में मौजूद होता है, ट्रेकिया और श्वास नली में मौजूद होता है, ये बोल सकते उपस्थिति होता है, कार्टिलेज, इसका इंग्लिश भी नाम याद रखना, कार्टिलेज होते हैं। क्या होता है, कान, नाक में, श्वास नली में हड्डी के जोड़ों पर जो पाए जाते हैं वो कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी। चलो अब देखो यहाँ पे अगला सवाल है 22 नंबर, इस सवाल का जवाब दो तो फटाफट जल्दी से। 22 नंबर सवाल का जवाब देंगे। सवाल कहता है किस प्रकार का संयोजी उत्तक पेशियों का हड्डियों से, अच्छा जी ये देखो, पेशी को हड्डी से, है ना, अगर ये हड्डी है इसको पेशी से जोड़ने का काम करता है। ये देखो हड्डी है, यहाँ पे इधर आगे वाला हड्डी है और इधर मांसपेशी, यहाँ पे देख रहा हूँ ये जोड़ के रखा है आपस में, हड्डी और मांस को जोड़ के रखा, नहीं जुड़ता तो मांस यहाँ का जो है ना बॉडी जो है ना आप लोगों का, ये बॉडी देख रहे हो ना, ये बॉडी खुल के नीचे आ जाता अगर नहीं जुड़ता। तो वही बोला, मांस और हड्डी को जोड़ता कौन है, उसको कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडरा, कंडरा को ही टेंडन कहते हैं। टेंडन, टेंड क्या होता है आप लोग बताते हैं, टेंड जब गाड़ते हैं आप लोग शादी ब्याह में, इस प्रकार से लोहा का छड़ होता है, लोहा का छड़ मतलब हड्डी हो गया, समझ लेना, और उसमें जो कपड़ा पर्दा लगा रहता है इस प्रकार से वो मांस हो गया। तो मांस और हड्डी को कौन जोड़ता है, टेंड जोड़ता है, मतलब टेंडन, ठीक है। टेंडन को कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडरा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट को दो हड्डी से हड्डी जोड़ता है। जब हड्डी की बात करते हैं वो लिगामेंट, हड्डी मतलब जब लिगामेंट मतलब लस्सा, सुन लो, लिगामेंट मतलब क्या होता है, लस्सा। जब लस्सा क्या होता है कि आप लोग एक जैसा ही चीज को जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लस्सा लेकर के फेविक्विक लेकर के दीवार में कागज चिपका, ऐसे नहीं होता है। तो एक जैसा चीज को आप लोग चिपकाओ बहुत आसानी से चिपकेगा, ठीक है। लिगामेंट, जिसको स्नायु बंद कहते हैं। लिगामेंट जो होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से लिगामेंट है, और हड्डी को मांस से बोलेगा तो टेंडन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टेंडन होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ये सभी चीज। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयोजी उत्तक आंतरिक अंगों को सहारा देता है। मतलब कौन सा संयोजी उत्तक है, मतलब संयोजी मतलब जोड़ने वाला जो आंतरिक अंग होते हैं उसको सहारा देता है। ऑप्शन ए है आपके पास सल्की उपकला या उपकला उत्तक, यहाँ पे संयोजी में कहा आ गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन। और एक देखो अब यहाँ पे एक आता है एरियोलर, मतलब अंतराली उत्तक। ये जो क्या था एरियोलर, वो आंतरिक अंगों को सहारा देता है, एरियोलर, ठीक है। एरियोलर जो होता है ना आंतरिक अंगों को भरता है और सहारा देता है, ये बातें भी ध्यान रखना। एरियोलर उत्तक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। हड्डी को मांस से कौन जोड़ता है, टेंडन। हड्डी को मांस से, और शरीर की सतह या अंगों में जो गुहाओं को ढकने का काम करता है वो उपकला उत्तक, ये बातें याद रखना। अब देखो यहाँ से एलियोलर संयोजी उत्तक के बारे में जो एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त वाहिका और तंत्रिकाओं के चारों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है एरियोलर, और यह अंगों के अंदर की जगह को भरता है एरियोलर उत्तक, और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, उत्तकों की मरम्मत भी करता है। अब एक अगला टॉपिक जो एडिपोज, जिसको वसा संयोजी उत्तक कहते हैं। संयोजी उत्तक में कई सारे प्रकार में पढ़ा रहा हूं अभी, हड्डी पढ़ा दिए, अस्थि पढ़ा दिए, टेंडन पढ़ा दिए, लिगामेंट पढ़ा दिए, एरियोलर पढ़ा दिए, एक अब बचा हुआ है एडिपोज उत्तक, ठीक है। एडिपोज मतलब वसा संयोजी उत्तक, ये भी हम लोग को सहारा देता है। यह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, ठीक है। और यह उत्तक कोशिका वसा कणों मतलब फैट के कारण भरी होती है, और वसा संग्रह इसे ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है ना। यह उत्तक जो है ना उष्मारोधक, है ना, इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, जिससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है ना। वसा एडिपोज उत्तक, अगला जो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक से आएगा, वसा एडिपोज उत्तक मतलब एडिपोज उत्तक। सीधा हमारे शरीर में वसा संग्रहित करने वाले उत्तक कौन सा है, मतलब है ना, वसा को संग्रहित करने वाला उत्तक कौन सा है, उपकला उत्तक, एडियोलर उत्तक, फिर संवहनी उत्तक, या फिर एडिपोज टिश्यू मतलब वसा उत्तक, ठीक है। तो वसा ऊर्जा को संग्रहित करने वाला कौन होते हैं, वसा संयोजी उत्तक होते हैं, एडिपोज उत्तक, वसा संग्रहित उत्तक। संवहनी उत्तक तो नहीं होगा,
है ना, उपकला तो नहीं होगा, ठीक है। एरियोलर तो आपको पता होगा, आंतरिक शरीर मतलब सहारा करता है। 25वां सवाल आपके स्क्रीन पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में वसा कहाँ संग्रहित होते हैं? वसा जो होते हैं हमारे शरीर में कहाँ पे होते हैं? ऑप्शन ए मांसपेशी में होते हैं क्या, हड्डी में होते हैं क्या, रक्त में होते हैं, या फिर त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच। अभी जस्ट आप लोग को एनसीईआरटी बुक का मैं ये जो लाइन दिखाया था, यहाँ पे डायरेक्ट लाइन था ना, यहाँ पे देखो ये लाइन डायरेक्ट था कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, है ना, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है एडिपोज ऊतक। तो ये जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन था ना, ये जो क्वेश्चन था हमारे शरीर में वसा कहाँ पाए थे? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच। देखो ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम हॉल में, ठीक है, और मैं कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं किया हूं, और एनसीईआरटी से सेम टू सेम मिलता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? अब देखो गति जो होता है हमारे शरीर में वो किस ऊतक के द्वारा होता है? उसमें जो मदद करता है तंत्रिका ऊतक तो मदद करेगा क्या गति में? नहीं, पेशी ऊतक। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, देखो संयोजी हम लोग पहले पढ़े क्या, उपकला, फिर संयोजी, पहले क्या पढ़े, उपकला ऊतक के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग संयोजी के बारे में पढ़े, संयोजी पढ़े, है ना, अब उसके बाद पेशी ऊतक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट होता है पेशी, तो अब पढ़ेंगे तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे, तंत्रिका ऊतक भी पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग उपकला खत्म हो गया, संयोजी खत्म, अब स्टार्ट होगा यहाँ से पेशी ऊतक की कहानी। पेशी ऊतक मतलब मांसपेशी, जिसके कारण लोग गति प्रदान होता है शरीर में, ठीक है, गति प्रदान होता है मांसपेशियों के संकुचन और शीतलन द्वारा गति प्रदान होता है, मांसपेशी ऊतक। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे शरीर में गति जो प्रदान होता है वो मांसपेशी ऊतक के द्वारा ही होता है। तो ये तीन हम लोग अभी पढ़ चुके, तीसरा पढ़ रहे हैं अभी, बाकी तंत्रिका, अभी पेशी वाला का बाकी है कहानी। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक का लक्षण नहीं है? अब देखो पेशी ऊतक के कई सारे लक्षण होते हैं, अब हम लोग को लक्षण के बारे में पढ़ना है कि कौन सा, पेशी को तो और भी कई नाम से जानते हैं। पेशी ऊतक ऐच्छिक पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कंकाल भी पेशी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। अंग जो होते हैं हाथ पैर की पेशियां ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी, अंगों की पेशियां ऐच्छिक, अंगों की जो पेशी होती है, हाँ अपना मन से तुम हिला सकते हो, ये ऐच्छिक है। पेशी ऊतक पेशी तंतु से बने होते हैं, हृदय पेशी ऐच्छिक। ये देखो पेशी ऊतक जो होता है ना, मांसपेशी ऊतक, क्या पेशी तंतु से बिल्कुल बना होता है पेशी तंतु, ये बातें भी सही है। अंगों की पेशियां जो होता है ऐच्छिक पेशी, मतलब हमारे इच्छे से जो काम करते हैं, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। और ऐच्छिक पेशियां को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, ऐच्छिक पेशी। यहाँ पे कहा कि कौन सा लक्षण नहीं बता रहा है, ये जो क्वेश्चन होगा हृदय पेशी, मतलब हृदय पेशी जो होते हैं ना ऐच्छिक पेशी, क्या हृदय हमारे इच्छे से चलते, इच्छा से नहीं चलता है, ये बातें गलत है। यहाँ पे कह रहा है हृदय पेशी ऐच्छिक पेशी है, यही बातें गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गति जो है ना, गति ऐच्छिक पेशियों द्वारा उत्पन्न होती है? ऐच्छिक पेशी, मूवमेंट ऑफ टंग्स, मतलब जीभ का जो गति होता है ऐच्छिक पेशी है? नहीं, ये सॉरी इच्छा, हाँ बिल्कुल है, ये ऐच्छिक पेशी है। क्या हृदय की गति अच्छी है? नहीं, हृदय की गति ऐच्छिक नहीं होते हैं, ये गलत बात बोल रहा है। कि देखो अब यहाँ पे कहता है मूवमेंट इन स्टोमच वाल्स, यहाँ पे हमारी अच्छी सा नहीं होता है, ये सब नहीं है। तो जीभ की गति ऐच्छिक है, यहाँ पे पूछा ऐच्छिक गति कौन है, तो जीभ की गति, जीभ को हम अपना इच्छा से आगे पीछे करवा सकते हैं ना, हाँ बस सच इतना है, जब खाने के टाइम में होता है ना, कभी कभी आप लोग सुने होंगे अपने आप जीभ जो है ना दांत के अंदर में चले जाता है, हम भेजते भी नहीं, अपने आप तो वो कट जाता है, कितना मजा आता है तभी। तो ये वाला, बट हृदय की गति जो है ऐच्छिक है, मतलब अनैच्छिक है। ये कह रहा है ऐच्छिक कौन है, ये अनैच्छिक है। पेट की दीवार की गति अनैच्छिक है, आंतों की गति अनैच्छिक है, ठीक है। चलो अनैच्छिक और ऐच्छिक और अनैच्छिक क्लियर है। चलो अगला, पेट और आंतों जैसी आंतरिक अंगों की दीवारों में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है? ये जो पाया था पेट की दीवार हो गया आंत में, वो क्या पाया था? कंकाल पेशी। अरे यार कंकाल पाया मरेगा, चिकनी पेशी ऐच्छिक, ये ऐच्छिक नहीं होगा ना, यहां पे जो पाया था ऐच्छिक नहीं पाया था, ना ही अनैच्छिक, ये पाया था चिकनी पेशी। कैसा? स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, कहाँ पे? हमारे आंत और पेट में, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ मसल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? स्मूथ मसल। यह आंतरिक अंग जैसे कि पेट, आंत, रक्त वाहिनियां आदि की दीवारों में पाई जाती है, कौन सा? स्मूथ मसल, मतलब चिकनी पेशी, याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल चिकनी होगा ना, चलो हाँ, तो अब अगला टॉप क्या है? चिकनी, ठीक है, चिकनी, बहुत अच्छा। हाँ, और अनैच्छिक गति करती है। यहाँ पे गति कैसा करता है? अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब हमारे इच्छा से नहीं होता है ना, पेट में जो गति होता है बाबू, पेट में जो गति होता है अनैच्छिक होता है, अच्छिक, तो वो अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब होता है हमारी इच्छा से, अनैच्छिक मतलब होता है हमारी इच्छा से नहीं। समझ में आया? अगला सवाल,
पेट मतलब अमाशय की दीवार में किस प्रकार की पेशी उत्तक मौजूद होता है? अभी जस्ट बताए थे कैसा पेशी उत्तक होते हैं, क्या हृदय पेशी उत्तक, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी या तरल फनियोजी? तो यहाँ पे जो पेशी उत्तक पाए जाते हैं वो चिकनी पेशी पाए जाते हैं और अनैच्छिक गति करते हैं। ठीक है, हमारे हृदय की दीवार में जो पाया जाता है चिकनी या चिकनाहट होता है, अमाशय पेट की दीवार में चिकनी पेशी उत्तक पाया जाता है और जो अनैच्छिक रूप से संकुचन और शीतलन में भोजन पचाने में सहायता करता है। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा से नहीं। अगला सवाल है 34। अब हम लोग लगभग अपना मंजिल के करीब आ चुके हैं। ठीक है, बताओ। और एक बचा हुआ ना, अभी देखो हम लोग पेशी उत्तक भी पढ़ रहे हैं, एक तंत्रिका उत्तक बचा हुआ है। पेशी के संकुचन और शीतलन के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक है? पेशी और पेशी के संकुचन मतलब संकुचित होने में, मतलब सिकुड़ने में और शीतलन होने फैलने में कौन सा प्रोटीन आवश्यक है? मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, केराटिन और कोलेजन, या संकुचनशील प्रोटीन, या फिर इलास्टिन और फाइब्रिन? यहाँ पे जो होगा ना संकुचन और क्या होगा बाबू, मेन होगा संकुचनशील प्रोटीन। ये जो हम लोग आवश्यक होता है ना पेशी के संकुचन और शीतलन के लिए, ये संकुचनशील प्रोटीन आवश्यक होते हैं। पेशी के संकुचन और शीतलन के लिए संकुचनशील प्रोटीन क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं फैलने के लिए। ठीक है, कौन सा? एक्टिन, मतलब ये देखो पतला फिलामेंट होता है, यह मांसपेशियों के संकुचित में मदद करता है एक्टिन। ठीक है, अब देखो मायोजिन मतलब मायोसिन, मायोजिन है तो यह मोटा फिलामेंट होता है जिसके लिए मतलब एक्टिन से जुड़ने का संयोजन होता है। ये बात आपको याद रखना, संकुचनशील प्रोटीन क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलो अब देखो हम लोगों का 35 क्वेश्चन। ठीक है, 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है आपको। देखो रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है क्या? नहीं, बिल्कुल है सर। रक्त क्या है? देखो यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन देखना, ये देखो अस्थि संयोजी है क्या? बिल्कुल है सर। अगला उपास्थि भी संयोजी है, बिल्कुल है। न्यूरॉन क्या संयोजी है? न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन खुद एक तंत्रिका उत्तक है। क्या है? तंत्रिका उत्तक है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरी जान 35 सवाल अभी तक देखे हैं। 35 सवाल में आप लोग कितने सवाल सही कर पाए हो? जल्दी से बता दो तो 35 सवाल में आप लोग कितने सवाल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग लाइक करते हो यानी वीडियो को जब देखते हो, क्लास को लाइक करते हो ना, और आपका कोई भी दोस्त, शाखा संबंधी कोई भी हो, अगर 9th क्लास में है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहता है तो आपको इस चैनल के बारे में जरूर बताना। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है 36 नंबर। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य। देखो ये तंत्रिका उत्तक का 4 कार्य आपके पास है। यहाँ पे इस सवाल का जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में करना है। हालांकि अभी तंत्रिका उत्तक हम लोग पढ़े नहीं है। तंत्रिका उत्तक आप लोग कोशिका चैप्टर में पढ़े होंगे, बट यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा। यहाँ पे हम लोगों का तंत्रिका उत्तक बचा हुआ है, जिसके लिए हम एक और क्लास लेके आएंगे, पार्ट 2 इसका। ठीक है, तंत्रिका उत्तक का एक और क्लास आएगा। तंत्रिका उत्तक का सिर्फ एक क्लास आएगा, नहीं तो क्लास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कितना मिनट क्लास चल गया होगा पवन जी? देखो तो, ठीक है 42 मिनट हो गया लगभग। 40 हम लोग बोले 40 मिनट लगभग क्लास होगा डेली, क्योंकि और आप लोग पता होगा 10th वाले का भी हमको क्लास लेना पड़ता है, 12th वाले का भी लेना पड़ता है। तो आज हम यही तक रहते हैं, बट इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा सही, आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन के साथ और नए नए तरीका से फिर नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।